गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज माय 41st लेक्चर ऑफ +1 फिजिक्स। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू किया। दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि व्हाट आर द डायमेंशंस। क्या कहा था मैंने? डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड यूनिट आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, इन मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी में करंट है, और लाइट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडला। मास में मोल है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल है, और थर्मोडायनेमिक्स में दैट इज टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन। Means the dimensions of a derived units are the power to which the fundamental units of mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and quantity of matter must be raised to represent that unit. तो उसको हम क्या कहते हैं? That is called dimension ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के डायमेंशंस लेंथ, टाइम के डायमेंशंस कैपिटल टी। तो क्या होगा? दिस विल बी रिटन एज, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? एल टी -1। इन डायमेंशंस को वी राइट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में एल टी -1। और इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम डिफाइन करेंगे एम नॉट एल टी -1। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इसे मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू एम नॉट एल टी -1, सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? तो आपके पास इस तरह से क्या है, हर एक डिफरेंट क्वांटिटीज के मैंने एरिया के लिखे थे, एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट, वॉल्यूम के एम नॉट एल क्यूब टी नॉट, डेंसिटी के एम एल -3 टी नॉट। किसी भी तरह की कोई भी स्पीड है, सबके डायमेंशंस एम नॉट एल टी -1। किसी भी तरह की कोई भी एक्सेलेरेशन है, उसके क्या होंगे? एम नॉट एल टी -2। किसी भी तरह की कोई भी फोर्स है, टेंशन है, थ्रस्ट है, फोर्स है, उसके डायमेंशंस मैंने क्या कहे थे? एम एल टी -2। किसी तरह की भी एनर्जी है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दैट इज एम एल स्क्वायर टी -2। तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास मेरे मॉड्यूल में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। दैट इज गिवन ऑफ अबाउट 67 मैकेनिक्स के दिए हुए हैं, और आपके पास 52 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के डायमेंशंस दिए हुए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा, आपको फार्मूले पता चल जाएंगे, फार्मूले पता चलते जाएंगे, आप उनके डायमेंशंस लिख सकोगे। क्लियर? तो on the basis of this dimensions formula, we have divided the physical quantity in 4 categories. पहले क्या था? ऐसी physical quantity हैं which are known as dimensionless constant, means उनके dimensions नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो उनको हमने क्या किया था? दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे आपके पास जितने पाई है, ऑल द नंबर्स हैं, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसी तरह डायमेंशनलेस वेरिएबल है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल डायमेंशंस, वो क्या बन जाती है? डायमेंशनलेस वेरिएबल बन जाती है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी नियर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ये आपके पास इसके कोई डायमेंशन नहीं है, बट इसकी वैल्यू वेरी करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मींस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, दोनों के सेम डायमेंशन है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसके कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन हुई आपके पास, स्ट्रेन क्या है? इट इज ए डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो इस तरह से आपके पास देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, कोएफिशिएंट ऑफ
मैंने अभी आपको वर्क पावर एनर्जी में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था, क्या कहा था, इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज है, तो आपके पास इट इज ए डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्लियर। सेकंड इज डायमेंशनल वेरिएबल, जिसके डायमेंशन भी है और उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। जितनी भी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे क्या हैं, डायमेंशनल वेरिएबल हैं। क्लियर। और आपके पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी हैं, जिनकी डायमेंशन है बट देयर वैल्यू इज कांस्टेंट। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे m0L(t-1), तो इट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। इसकी डायमेंशन है बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है लेकिन इट इज हैविंग द डायमेंशन, सो इट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी तरह आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से वी हैव डिवाइडेड द फिजिकल क्वांटिटी इन 4 कैटेगरीज। तो मैंने आपको कहा था कि आप with the help of this dimensional equation, there are 3 applications of this dimensional equation कि we can derive any mathematical relation by using this dimensional equation, or we can check the correctness of any physical relation. Third, we can convert one system of unit in another system of unit. All जितने भी हैं, मैंने क्या कहा था कि they are based upon, ये जितनी भी एप्लीकेशन है एक्चुअली क्या है, दिस इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। और वी कैन से कि देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन एडेड or subtracted if they are having the same dimensions, और after that adding या subtracting करके भी जो resultant आएगा उसके भी dimensions क्या होंगे, same होंगे। जैसे मैंने कहा था x is equal to y है, जो dimensions x के हैं वही y के होंगे। अगर x is equal to y plus minus z है तो dimension of x is equal to dimension of y is equal to dimension of z होंगे। तो इसी के साथ इसी को यूज करके we can derive any physical, कोई भी हम फिजिकल रिलेशन क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 फैक्टर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आज आपके साथ और डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिपेंडिंग अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ ऑफ ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव, डी ब्रोगली वेवलेंथ of a moving particle depending upon Planck's constant, mass with which it is, mass of the particle and speed with which it is moving। ये आपके पास 3 फैक्टर दिए हुए हैं जिसके ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो हम करेंगे कि सपोज इट इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू के एच रेज पावर ए एम रेज पावर बी वी रेज पावर सी। के जो आएगा यहाँ पे इट विल बी डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। तो यहां से हम फिर क्या करेंगे, आपके पास एच एम वी के डायमेंशन लिख देंगे, लैम्डा के डायमेंशन क्या होंगे, एम नॉट एल टी नॉट, के डायमेंशनलेस है। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस मैंने क्या कहा था कि इट इज क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम होता है। तो इसके डायमेंशंस क्या आ गए थे तुम्हारे पास, m l square t minus 1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास। मास के डायमेंशंस क्या है, m रेज पावर v। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, l t minus 1 रेज पावर c। क्लियर। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, मास की पावर्स को, जितनी भी मास की पावर्स है सारी इकट्ठी कर लेंगे। क्या होगा, m a प्लस b आ जाएगा, l की पावर क्या आ जाएगी 2a प्लस c आ जाएगी, t की पावर क्या आ जाएगी माइनस a माइनस c आ जाएगी। नाउ हियर विल राइट प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 2a प्लस c क्या आ गया आपके पास 1, माइनस a माइनस c क्या आ गया 0। इट मीन दैट a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस c के बराबर आ गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस c के
बराबर आ गया या c माइनस a के बराबर आ गया तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे आप a b c की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास लैम्डा के एच एम वी में रिलेशन आ जाएगा के एच रेज पावर 1 m रेज पावर -1 v रेज पावर -1। इट विल बी गिवन कि हियर द वैल्यू ऑफ दिस के इज 1, तो आपके पास लैम्डा क्या आ गया h अपॉन m v आ गया। तो इन दिस वे वी कैन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने लैम्डा h m और v में रिलेशन ड्राइव कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि लैम्डा इज द लैम्डा क्या है, इट इज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विच इज हैविंग द मास m मूविंग विद ए स्पीड v। तो उस केस में उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आती है h अपॉन mv आ गई। इसको हमने डायमेंशनली ड्राइव कर दिया। तो नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन इसकी बताई थी कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ वन यूनिट्स इनटू अनदर यूनिट्स। वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, अनदर इज यूनिट। तो हमेशा वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कांस्टेंट। n इनटू u क्या होता है कांस्टेंट होता है। n1 u1 इज इक्वल टू क्या होता है n2 u2 होता है। मींस न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है यूनिट होती है। यूनिट बढ़ता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि जब भी किसी सिस्टम के यूनिट चेंज करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशनल फार्मूला क्या रहता है वही रहता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कहता है डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट इट्स वैल्यू इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। तो मैंने आपको क्या कहा था कि n1 u1 इज इक्वल टू क्या होता है n2 u2। तो आपने n1 निकालना है, दैट इज n2 u2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा u1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास u2 और u1 क्या हैं, दीज आर द यूनिट ऑफ द सिस्टम इन वन सिस्टम एंड अनदर सिस्टम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m2। तो आपके पास इस सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल फार्मूला दोनों में क्या रहता है सेम रहता है, डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m l क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा m2 l2 क्यूब l2 माइनस 3 t2 नॉट। क्लियर। और u1 के क्या होंगे m1 l1 माइनस 3 दैट t1 नॉट। और सिंपल वी कैन राइट m2 अपॉन m1 पावर 1 and l2 divided by l1 power minus 3 t2 divided by t1 power 0। क्लियर। अब आपके पास m2 l2 ये n2 जो है वो कौन से सिस्टम में है, दैट इज इन सिस्टम ऑफ सीजे सिस्टम। और उसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है 13. n2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 13.6 दी हुई है। तो m2 की वैल्यू क्या होगी दैट इज 1 ग्राम और m1 क्या होगा दैट इज 1 किलोग्राम। l2 इज इन 1 सेंटीमीटर, l1 इज 1 मीटर, t2 क्या होगा आपके पास 1 सेकेंड। और दूसरे सिस्टम में भी क्या होगा एसआई और सीजे सिस्टम में टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं सेम होते हैं, दिस इज -3। तो यहाँ पे किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। 1 मीटर को क्या लिख सकते हो आप 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 13.6 इंटू 10 रेज पावर -3 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 रेज पावर -6 आ जाएगा एंड दिस बिकम्स 13.6 इंटू 10 रेज पावर क्या बन जाएगा ये that becomes -9. Sorry, this is 10 raised power -3, this is 10 raised power +6, this becomes 13.6 into 10 raised power 3
This units is kilogram per meter cube. Clear? So this is the value. अब आपके पास डेंसिटी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में दी हुई थी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या आ गई 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो मैंने कहा था नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन बताई थी, इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन. और वहीं से क्या है, वी विल बी एबल टू ड्राइव एनी किसी भी कोई भी अननोन आपके पास कोई डायमेंशंस हैं वो लिखने चाहते हो तो यू कैन राइट. जैसे आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, y is here any displacement, y is equal to a sin omega t minus kx, where t is time, x is distance, y is displacement, a is the amplitude. So it is asked what are the dimensions of a, omega and k. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि a के डायमेंशंस क्या होंगे, ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे, k के डायमेंशंस क्या होंगे. अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड. जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर y क्या है, डिस्टेंस है, इसके डायमेंशंस क्या है, l है. राइट हैंड साइड के ऊपर ये साइन जो है, साइन ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है डायमेंशन लेस है. क्लियर? तो इट मीन दैट अगर ये सारा डायमेंशन लेस है तो a के भी डायमेंशंस क्या होंगे, y वाले डायमेंशन होंगे. अब y के डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ के डायमेंशन हैं, तो a के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m0 l t0 आ जाएंगे. क्लियर? अब हमने लिखने हैं ओमेगा और k के डायमेंशन लिखने हैं. ओमेगा t क्या है, डायमेंशन लेस है, दैट इज m0 l0 t0 है. तो ओमेगा के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम दैट इज कैपिटल T. तो ओमेगा के डायमेंशन आ जाएंगे m0 l0 t -1 आ जाएंगे. क्लियर? सिमिलरली kx भी क्या है, डायमेंशन लेस है, दैट इज m0 l0 t0 है. और k के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, फिर k के डायमेंशन आ जाएंगे m0 l0 t0 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ x मैंने क्या कहा है, डिस्टेंस है, दैट इज l. तो आपके पास क्या बन जाएंगे, m0 l -1 t0. क्लियर? एक्चुअली दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए, आप +1 का जो लास्ट चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है. ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, के वेव फैक्टर होता है. तो आपके पास ओमेगा और के दोनों के ही यहाँ पे डायमेंशन आ गए. कैसे हमने कैलकुलेट किए, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्लियर? सो बच्चों आज आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स up to which we are sure about their accuracy, or we can say significant figures are those digits that are known correctly in experimental observations plus one more digit that is uncertain. So that is called significant figure. अब आपके पास किसी नंबर के भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, किसी भी क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, उसके लिए वी आर हैविंग सम रूल्स. उसके अकॉर्डिंगली हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला आपके पास है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं. सपोज करो इट इज गिवन 1392 मीटर. कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1392 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. तो अब इसमें 1392 ये सारे के सारे आपके पास नॉन जीरो नंबर्स हैं. तो आपके पास मैंने कहा जितने भी आपके पास नॉन जीरो नंबर्स होते हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. तो इसलिए 1 2 3 4 this consists of 4 significant figures.
क्लियर। सेकंड रूल है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, सारे के सारी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यही डिस्टेंस क्या दिया होता 1,30,10,92 मीटर ये डिस्टेंस दिया होता, तो आपके पास दिस डिस्टेंस इज गिवन, तो आपके पास दिस इज 1,03,092 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस केस में ये सेकंड नंबर पे जीरो आ रही है, फोर्थ नंबर के ऊपर जीरो आ रही है, ये दोनों जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है। एज दीज आर कमिंग इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, सो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर ऐसा आपके पास क्वांटिटी है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इट कंसिस्ट ऑफ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऊपर वाले के क्या थे, 4 थे, नीचे वाले के क्या आ गए, 6। इसमें 2 जीरो भी आ गई, 2 जीरोस कहां पे आ गई, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई, तो इसलिए ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर। थर्ड कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास यहां पे मैं एक जीरो लगा देता हूं, इधर मैंने आपके पास एक 2 जीरो लगा दी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये क्या है आपके पास, दीज आर नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेंगे, ऊपर वाले के 4 ही रहेंगे, नीचे वाले के भी क्या रहेंगे, 6 ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास ये जो मैंने ऊपर वाले में एक जीरो लगाई है या नीचे 2 जीरो लगाई हैं, these zeros are put at the right of the non zero digits। तो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितनी भी जीरोज हैं all are not significant figure। क्लियर। तो इसको याद रखना। लेकिन नेक्स्ट के द जीरोस occurring between the decimal point and the non-zero digits are not significant provided there is only a zero to the left of the decimal point। For example, आपके पास क्या है, 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0.00, this is 5853, this is given 0.005843। तो मैंने क्या कहा है, वो जीरोस डेसिमल के बाद जितनी भी जीरोस हैं बिफोर द नॉन जीरो डिजिट सारी की सारी क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, प्रोवाइडेड कि डेसिमल के पहले आपके पास जीरो ही होनी चाहिए। अगर डेसिमल से पहले आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया तब ये जीरोस क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो इस केस में ये दोनों जीरोस क्या हैं, आपके पास क्या हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, 1 2 3 4। अगर यही ऐसे लिखा होता 20.005853, इस केस में सारी जीरोस क्या होती, दे बिकम्स द ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास रूल है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर यहां पे भी मैं 2 जीरो लगा देता हूं तो ये दोनों जीरोस भी क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। अगर ये ऐसे लिखा हो 0.00585300,
इस केस में दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 both those two zeros are significant figure. So here number of significant figures will be 6. 1 2 3 4 5 6 6 significant figures होंगे. Clear? The number of significant figures do not change on changing the position of the decimal alone. Means अगर सपोज कर लो आपके पास एक 15.2 है या 1.52 है, दोनों के केसेस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे, 3 ही रहेंगे. तो इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि हाउ टू राउंडिंग ऑफ ए डिजिट. आपने किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करना है. अगर आपके पास 1.549 लिखा हुआ है, ये इट कंसिस्ट ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कितने 1.49 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो आपके देखिए, अगर आपके पास नॉन डिजिट, जैसे ये 9 है, 9 से पहले आपके पास क्या है, अगर ये जो नंबर है 5 से अबव है, 5 से अबव है, तो आपके पास जो भी नंबर है उसमें उसके पहले वाले नंबर में आपने 1 ऐड कर देना है, तो वो आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा. तो अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 9 को आपने किससे, 9 के पहले जो नंबर लिखा हुआ है 4 में आपने 1 ऐड कर देना है, तो दिस बिकम्स 5. तो ये क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर यही 1.43 होता, अगर यही क्या होता 1.43 होता, तो आपके पास इसको 2 डिजिट्स तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी रिटन एज 1.4 ओनली. तो मतलब अगर आपके पास जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो. अगर 5 से छोटा है तो पहले वाले डिजिट को एज इट इज रख सकते हो. अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये सिंपल 5 ही है, अगर ये सिंपल 5 ही है, अगर इससे पहले वाला नंबर इवन है, पहले वाला नंबर क्या है, इवन है, तो आपने उसको इवन ही रखना है, उसको एज इट इज रखना है. तो मतलब अगर आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको इसको क्या रखना होगा, 4 ही रखना होगा. अगर आपके पास इससे पहले वाला नंबर ओड है, तो आपने क्या करना है, उसमें 1 ऐड करके उसको क्या बनाना है, इवन बनाना है. मतलब अगर ये 5 है तो इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो आपने इस 5 में 1 ऐड करना होगा. तो ये क्या बन जाएगा, 1 अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.6 बन जाएगा. जस्ट रिमेंबर, while adding, subtracting, multiplying or dividing, the resultant obtained should be stated in the minimum number of significant figures which any of the observation has. हमेशा जो फाइनल रिजल्ट है वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखते हैं. क्लियर? एक बच्चों, आपके पास एक टर्म होती है एक्यूरेसी और एक होती है प्रिसाइज वैल्यू. ये क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू, एक होती है प्रिसाइज वैल्यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. एक्यूरेट वैल्यू क्या है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी, सपोज कर लो वर्नियर कैलिपर है, या आपके पास स्क्रू गॉज है, या आपके पास मीटर रॉड है, या आपके पास माइक्रोस्कोप है, आप इससे कोई भी रीडिंग लेते हो, कभी भी आपके पास कोई रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी. अगर वो रीडिंग जितनी भी ट्रू वैल्यू के जितनी ज्यादा नजदीक होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू. जितनी जो सपोज कर लो आपके पास कोई भी रीडिंग है 1.56 मीटर है. क्लियर? ये ट्रू रीडिंग है. लेकिन आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग मेजर करते हो, एक आपके पास क्या आती है 1.53 आती है, एक क्या आती है 1.61 आती है, एक क्या आती है 1.59 आती है.
तो आप इनमें से क्या कहोगे, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, कौन सी सबसे ज्यादा 1.56 मीटर के नजदीक कौन सी रीडिंग है, 1.53 इज मोर नियर टू द 1.56। सो इन तीनों रीडिंग में से सबसे आपके पास एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, 1.53 मीटर होगी। क्लियर। एक होती है आपके पास प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू क्या है, आपके पास एक्यूरेसी के साथ आपने सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू भी देखनी होती है। प्रिसाइज वैल्यू में क्या है, अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपने जो रीडिंग ली है उसकी जिसका सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। वहां क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट वो मिनिमम से मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। जैसे मीटर रॉड है, मीटर रॉड से हम मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर से आप मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हो, 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज है, स्क्रू गॉज का लीस्ट मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हो, 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। ये स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट होगा। माइक्रोस्कोप के केस में क्या है, 0.0001 सेंटीमीटर होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और देखिए एक चीज बताता हूं लीस्ट काउंट के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट जितना उसका ज्यादा से ज्यादा लीस्ट काउंट होगा, मींस कम से कम जितनी लेंथ मेजर करेगा वो वैल्यू क्या होगी उस इंस्ट्रूमेंट से, उतनी प्रिसाइज वैल्यू आपके पास मेजर होगी। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि आपके पास कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आपने जो भी चीज मेजर करनी है उसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपके पास ये भी डिपेंड करेगा कि जब भी आपने कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिजिबल है, ये भी आपने देखना होगा। जो जो फिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन फिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में से जिसका सबसे ज्यादा लीस्ट सबसे कम लीस्ट काउंट होगा वो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होगा टू मेजर दैट। अब अगर सपोज करो कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी मेजरमेंट है जो हम इन चारों से मेजर कर सकते हैं, मीटर रॉड से भी कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं, स्क्रू गॉज से भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हैं। अगर हमें बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन सा होगा, माइक्रोस्कोप होगा। दूसरे नंबर के अगर माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, स्क्रू गॉज को प्रेफर करेंगे। अगर स्क्रू गॉज नहीं है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर को देखेंगे, वर्नियर कैलिपर भी नहीं है फिर हम मीटर रॉड से ही मेजर कर लेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या है, माइक्रोस्कोप है, क्योंकि वो 4 डिजिट तक चौथे पॉइंट उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.001 सेंटीमीटर है, सबसे कम लीस्ट काउंट है उसका। और जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट हो वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर करेगा। तो आपके पास कोई भी रीडिंग कितनी प्रिसाइज है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स लीस्ट काउंट। और याद रखो बच्चों मीटर काउंट अब ये नहीं है कि 0.00, अब कोई रीडिंग है 1.823 मीटर है, एक आपके पास 1.1 मीटर है, एक आपके पास 1.123 मीटर है। इसमें से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.123 है। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट पॉइंट कितना है, 0.1 है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। अगर एक आपके पास रीडिंग है 1.1234 मीटर, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा
0.0001 सेंटी, ये सारे क्या है सेंटीमीटर में है, दी जा रहे हैं सेंटीमीटर। इसका क्या होगा 0.0001 सेंटीमीटर। इट मीन दैट अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग मेजर हुई है ये किससे हुई है, माइक्रोस्कोप से हुई है। अगर ये मेजर की है तो स्क्रू गाज से मेजर की है, ये मेजर की है तो मीटर रॉड से की है, अगर ये रीडिंग ली है तो ये हमने वर्नियर कैलिपर से लिया है। और इनमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज क्या होगी, ये फोर्थ वन होगी, उससे कम थर्ड वन होगी, उससे कम आपके पास फर्स्ट वन होगी, और सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वन होगी। तो मीन्स दीज आर द टू थिंग्स, वन इज द एक्यूरेट वैल्यू एंड सेकेंड इज द प्रिसाइज वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू मीन जो रीडिंग जितनी ट्रू वैल्यू के नजदीक है, दैट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट वैल्यू आपके पास। और जो रीडिंग आपके पास जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, लीस्ट काउंट जिसका सबसे ज्यादा है, वो आपके पास क्या होगी, सबसे ज्यादा मीन जिसकी रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है, वो आपके पास क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। क्लियर। अब हमारे पास मैंने कहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आपके पास एक्चुअल रीडिंग मेजर नहीं होती। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं उसमें एरर आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आपके पास। एक तो इसे हम ये जो आपके पास ये जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है या रेजोल्यूशन है, इसे हम लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। ये एरर तो होती है, लीस्ट काउंट एरर हर इंस्ट्रूमेंट की होती है, प्लस इसके साथ और भी कई तरह की एरर्स होती हैं। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से जब आप रीडिंग लेते हो तो आप क्या कहते हैं, आप जैसे वर्नियर कैलिपर से आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो, या स्क्रू गाज से कोई डायमीटर मेजर कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप से किसी मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर रहे हो, तो आपके पास व्हाइल measuring these readings you are getting some errors। तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास वो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक आ जाए, हम उसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेते हैं 5, 7, 10, और जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेते रहोगे और उन रीडिंग्स का आप एवरेज ले लोगे, आपके पास वो उतनी जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या है, दैट कम्स नियर टू द ट्रू वैल्यू। और एक्चुअली क्या है, हम उसी को ही क्या कर लेते हैं, दैट इज टेकन एज द ट्रू रीडिंग। सपोज कर लो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास हमने क्या ले लिया, आपके पास n रीडिंग्स ले ली, और एक पहली बार रीडिंग ली A1 आई, दूसरी बार ली A2 आई, तीसरी बार ली A3 आई, और n टाइम्स ली हमने लास्ट रीडिंग क्या आई, AN आई। सो ये सारी की सारी जितनी भी रीडिंग्स हैं, सब रीडिंग्स में क्या है, एरर है। ये एक्चुअल वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम इस केस में इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या कहेंगे, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज इट्स एवरेज वैल्यू। तो इसकी क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस AN डिवाइडेड बाय n। ये इसकी क्या है, एवरेज वैल्यू है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। और उसके बाद एक आपके पास एब्सोल्यूट एरर होती है। व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट? हर रीडिंग की एक एब्सोल्यूट एरर है। वो एब्सोल्यूट एरर क्या है, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 जो उसकी रीडिंग है माइनस इसकी एवरेज वैल्यू कर देते हैं, और वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग की अपनी एक एब्सोल्यूट एरर होती है। दिस इज सेकंड रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी A2 माइनस A एवरेज, और सिंपली A एवरेज की जगह आप A भी लिख सकते हो। रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, मॉडुलस ऑफ रीडिंग एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इट्स absolute error, and then it is called average of the absolute error delta A, that is the average of absolute error। वो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस डैश डैश मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN होल डिवाइड बाय n। ये आपके पास क्या है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर है। ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 क्या था,
एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग था। और डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर मीन्स रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द रीडिंग इज कॉल्ड। जब भी एब्सोल्यूट एरर बोला जाए तो मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। सिंपल रीडिंग बोला जाए तो मीन्स वो मीन रीडिंग है, और जिसे हम ट्रू वैल्यू लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। और कोई भी आपके पास नंबर है, इट इज रिटन एज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इट इज रिटन एज ट्रू वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू क्या है हमें एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, जो एवरेज वैल्यू है, प्लस माइनस जो उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है, प्लस माइनस जो उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मतलब एक्चुअली क्या होगी, जो वैल्यू होगी वो डेल्टा ए से इसे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। और इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज विद परसेंटेज एरर और इट कैन बी रिटन एज विद मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो इसको हम बच्चों पढ़ के आना सारा अच्छी तरह, कल हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपको जैसे पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।